शीतल खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रभा खेतान फाउंडेशन भारत और विदेश के 30 से भी अधिक शहरों में महिलाओं की तरक्की और भलाई के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, कला और सेवा से जुड़े कार्यक्रम कर रहा है। अपनी भाषा अपने लोग को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन की कलम के अलावा एक मुलाकात विशेष, लफ्ज, आखर, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं। इन कार्यक्रमों का मकसद सम्मानित लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को एक ऐसा मंच मुहैया कराना है जहां वे एक दूसरे से जुड़कर बात कर सकें। फाउंडेशन ने अब तक 600 से अधिक ऑनलाइन इवेंट और 15 से 50 से अधिक जमीनी इवेंट आयोजित कर चुका है और ये काम लगातार जारी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कलम अमृतसर के स्तर में आज हमारे बीच अतिथि वक्ता के रूप में मौजूद हैं प्रख्यात लेखक, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। वेलकम सर। विजय जी 2.5 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आपने राजनीति, साहित्य और सिनेमा पर खूब लिखा है और देश भर में पहचाने जाते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमएमसी और बिजनेस मैनेजमेंट में पीजी डिप्लोमा करने वाले विजय की अब तक 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें प्रसंगवश, कोलाहल कला में विधाओं का विन्यास, बॉलीवुड सेल्फी, लोकतंत्र की कसौटी और मार्क्सवाद का अर्थ सत्य काफी चर्चित रही। आपकी पुस्तक अमेठी संग्राम के कई संस्करण आ चुके हैं और ये पुस्तक हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानी's ट्रायम्फ नाम से प्रकाशित हो चुकी है। विजय सिनेमा पर लेखन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्वर्ण कमल, राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराणा मेवाड़ सम्मान, बिहार सरकार के डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर श्री विजय को हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान मिलने की भी घोषणा हो चुकी है। जहाँ पर आप बैठना चाहें। सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। तो अब आप सब आराम से बैठिए और इस बातचीत का आनंद उठाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कितने खुश हैं यहाँ सब लोग आपसे मिलकर के, क्योंकि साहित्य का अपना एक ऑरा होता है और साहित्य की वाइब्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर लोगों के चेहरों पे आप उस तरह की खुशी देख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न इनके मन में भी होंगे और मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि कल रात से लेकर आज इस समय तक सिर्फ मैं आपको ही पढ़ रही हूँ, आपको ही जानने की कोशिश कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छा लग रहा है जान करके। तो अनंत जी, आप जैसे पत्रकार भी हैं, लेखक भी हैं, फिल्म आलोचक भी हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं। हालांकि सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, फिर भी एक व्यक्ति को इतनी सारी चीजें और इतने अच्छे तरीके से करने के लिए आप किस तरह से कर पाते हैं इन सब चीजों? बहुत धन्यवाद मैम। आप ने बहुत कष्ट उठाकर इंदौर से बहुत जल्दी में यहाँ आई हैं, आपका बहुत आभार। और आभार प्रभा खेतान फाउंडेशन का भी कि इस कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया और मुझे इसके लिए उन्होंने चुना। एहसास वुमेन अमृतसर का भी आभार कि आप लोगों ने मेरे साथ संवाद करने के लिए मन बनाया। आपका जो प्रश्न है वो, उससे मुझे लगता है कि आप में उबने की आदत होनी चाहिए। जब तक आप किसी चीज से उबेंगी नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगी। मैं पिछले 25-26 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। पहले मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था और पॉलिटिक्स मेरा कोर था। 10 साल करने के बाद मुझे लगा कि ये हो गया और प्रिंट से शुरुआत की। फिर मैंने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया CNN IBN के साथ। उसके हिंदी चैनल IBN 7 एक होता था, DAB नाम से चलता है वो। उसमें
13-14 साल में ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया, तो फिर मुझे लगा कि अब यहाँ भी बहुत हो गया, अब चलते हैं फिर से प्रिंट की ओर। तो फिर मैं दैनिक जागरण में आ गया। तो आपको एक काम करते करते ना बोरियत होने लगती है, मतलब मुझे होती है, मैं बाकी लोगों का नहीं जानता हूँ। कई लोग एक ही चीज में, राजनीति में जैसे कई नेता हैं 25-27 साल से मुख्यमंत्री बने रहते हैं, लेकिन मुझे क्या होता है, मैं उब जाता हूँ। 10 साल से एक ही काम कर रहा हूँ, तो अब कुछ नया किया है। तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया 2011 में करना मैंने। पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद मैंने फिल्मों की ओर गया। फिल्म करते करते फिर मुझे लगा कि अब पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि लिटरेचर और कल्चर में जो पॉलिटिक्स है, वो सचमुच वाले पॉलिटिक्स से ज्यादा खतरनाक पॉलिटिक्स वहां होती है। किसको क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, इसके लिए जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं, उनके बीच जो पॉलिटिक्स चलती है, वो मोर इंटरेस्टिंग देन द एक्चुअल पॉलिटिक्स। बहुत गहरी बात बोली आप। तो मुझे उसके नुआंसेस को पकड़ने के लिए फिर मैं उधर चला गया। अब हो सकता है कि थोड़े दिनों में कुछ यहाँ से भी उग जाऊं, तो फिर कहीं और चला जाऊंगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको नया नया पढ़ने का, जैसे मैं जब फिल्म लिख रहा, आपने ये किताब दिखाई, मैंने आपको कहा कि ये मेरी थोड़ी, मुझे पढ़ के खुद ही शर्म आ रही थी कि मैंने इसे बचकानी कैसे लिखी। तो क्या था कि उस समय मैं बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि इस पेशे में टीनेजर था, तो मुझे लगा कि नहीं, किताब तो एक आनी चाहिए, तभी फिल्म के बारे में लोग गंभीरता से लेंगे। फिर मैंने बहुत सारा, इसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया फिल्म, तो फिल्म का तो अथाह है संसार। फिल्म ये 3 घंटे के पीछे जो 3 साल की मेहनत लगती है। जैसे अभी मैं बिमल रॉय को पढ़ रहा हूँ, तो बिमल रॉय के एक शॉट्स में 3 दिन लगाते हैं वो, एंड दैट 3 days, वो जो 3 दिन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है कि वो लोगों के साथ मैं जानकारी साझा करूं, इसलिए मैं लगातार बदलते रहता हूं, खुद को इवॉल्व करता हूं, और मुझे लगता है कि जो मेरे साथ पाठक मुझे जुड़ते हैं उनको भी थोड़ा अपने साथ लेके चलने का प्रयास करता हूं। बड़ी अच्छी बात आपने बोली, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है, ऐसा कहा जाता है। तो आप तो बिल्कुल सही चल रहे हैं उस पर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपकी जो बुक्स आई हैं, जो आपने लिखी हैं, इन सब में आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मैंने अभी कहा उनको, अभी मैम ने पूछा मुझसे, तो मैंने कहा अभी आनी बाकी है। अच्छा, शीतल जी ने पूछा, तो मैंने कहा अभी आई नहीं है मैम। हो सकता है जो कश्मीर पे मैं किताब लिख रहा हूँ कि कश्मीर से धारा 370 कैसे हटाई गई और उसके पीछे की क्या कहानी रही, प्रधानमंत्री ने कैसे उसको बनाया, गृह मंत्री ने क्या कहा, एनएसए का क्या रोल था, ये हो सकता है मेरे दिल के करीब हो, लेकिन देखते हैं, शायद सबको हिला देगी ये किताब, पता नहीं। मुझे तो हिला के रखा हुआ पिछले 3 साल से, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, और 3 साल में मेरी किताब 10% भी नहीं हुई है। और आपने जो ये किताब लिखी बॉलीवुड सेल्फी, ये किताब इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब ये आपने लिखी है उस समय सेल्फी वर्ड लोग जानते भी नहीं थे, लोग पता भी नहीं था कि सेल्फी होता क्या है। तो आप इनोवेशन देखिए किस तरह से आपके दिमाग में ये चीज आई, और आप लिखी जरूर, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि टीनेजर्स के दिमाग में जो चीजें चलती हैं कई बार वो बहुत हेल्पफुल होती है। मुझे तो ऐसा लगता है उनके दिमाग की अपनी उपज होती है, बहुत किसी वर्ग को जरूर मतलब बहुत ज्यादा पसंद होती है। ढूंढेंगे हम लोग ऐसे लोगों को भी। नहीं, किताब ये बहुत बिकी जी, और जो कि पतली किताब है, और आज जिस तरह से इंस्टेंट का जमाना है, हर कोई खाना बनाने में 1 घंटा खर्च नहीं करता, उनको लगता है 5 मिनट में मैगी तैयार हो जाए। तो वो अब इंस्टेंट के जमाने में ये किताब, काफी लोगों ने कहा कि कई लोगों ने कहा कि बड़ा स्मार्ट मूव था, 100 पेज की किताब आ गई, 150 रुपए मूल्य है इसका, और इसमें सबके फोटोग्राफ भी हैं, उनके जिंदगी के बारे में कहानियां भी हैं, मीना कुमारी से लेके गुलजार से लेके पाकीजा की कहानियां, सब कुछ है इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो दे सकता था इसमें, मैं इसको और दे सकता हूं। अगर मेरे प्रकाशक तैयार हो जाए तो इसका मैं परिवर्तित संस्करण लेके आऊंगा, पर पता नहीं। आपने जो अभी क्या पूछा मैं भूल गया। मैंने यही अच्छा, हाँ, इसमें इसका जो सेल्फी नाम रखा ना, वो हमारे शहर में, मतलब मैं जिस शहर से आता हूँ बिहार में, जमालपुर, वो शहर में 2 नेशनल फिल्म अवार्डी हैं जी। इकलौता देश का शहर है जहां एक ही मोहल्ले में, एक ही, जिसको हम लोग गांव कहते हैं, यहाँ पिंड कहते हैं शायद, एक ही गांव में 2 लोगों को नेशनल अवार्ड फिल्म
क्रिटिक का स्वर्ण कमल मिला, एक विनोद अनुपम और एक मैं। तो जब मैं विनोद जी को देखता था, तो जब वो 2002 में उनको मिला था, वो नेशनल अवार्ड लेने यहाँ आए थे, कलाम साहब ने दिया था, तो हम उनसे मिलने गए। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते थे, मिलने गए, तो उन्होंने वो मेडल दिखाया मैम, तो मैंने उनसे मेडल को बड़े हसरत से छुआ। तब मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था, मेरा फिल्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा ये क्या सचमुच सोने का है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कितना वजन है? तो उन्होंने कहा 250 ग्राम। मुझे लगा यार किसी दिन मेरे गले में भी ये होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन 20 साल लगे उस मेडल को गले में लाने में। आया तो विनोद अनुपम जी से मैंने कहा कि मैं फिल्म पे किताब लिखना चाहता हूँ। उनसे बहुत डिस्कशन फिल्मों को लेके होता है। विनोद अनुपम और इकबाल रिजवी, दो हमारे मित्र हैं। तो विनोद अनुपम जी ने इस पुस्तक का नाम रखा बॉलीवुड वाया सेल्फी। सेल्फी इसलिए कि इस किताब में जो प्रसंग हैं ये सबकी या तो ऑटोबायोग्राफी से या बायोग्राफी से लिए हुए हैं, तो इसलिए हमने सेल्फी उसका नाम रखा। तो मैंने वाया हटा दिया। मैंने कहा ये थोड़ा हिंदी टाइप लग रहा है, जो हिंदी साहित्य का अनुशीलन, पुनर्मूल्यांकन, इस तरह की जो हेडिंग लगते हैं, तो इसलिए वाया हटा के हमने बॉलीवुड सेल्फी कर दिया। इसका बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि हिंदी किताब का नाम अंग्रेजी में क्यों रखा गया, अंग्रेजी में लिख देते, आदि आदि बहुत कुछ हुआ। लेकिन ठीक है, कई बार आपको आलोचनाएं भी लोकप्रिय कर देती हैं। आप तो मशहूर आलोचक हैं, तो पता ही होना चाहिए। एक बड़ी अच्छी बात आप बता गए इन बातों में। मैंने हमेशा सुना था कि जिनका भी नाम जे से होता है बहुत फेमस होते हैं। तो जमालपुर से दो लोग इसीलिए, हाँ मम्मी बोलती थी कि जे नाम से जो होते हैं, जगजीवन राम जी, जवाहरलाल नेहरू, बहुत फेमस हुए हैं जितने भी लोग हैं। तो उस जगह से निकलने वाले लोग भी फेमस हुए, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत गंभीर लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आपकी आपने जो बुक्स लिखी है आपकी, वो बहुत गहरी, बहुत चीजें कह गई। और जैसे सबसे अच्छी जो बुक आपकी बेस्ट सेलर जो रही है, मार्क्सवाद का अर्ध सत्य, बहुत अच्छी किताब है। और ऐसा कहा जाता है कि उसको हर बच्चे को पढ़ने को देना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई लोग जानते ही नहीं है, मार्क्सवाद को अलग तरीके से समझते हैं। तो जो अर्ध सत्य आपने लिखा, वो कभी ना कभी हो सकता है कि पूरी तरह से अर्ध सत्य होगा, अर्ध सत्य ना होकर के असत्य करके भी आप कभी कोई बुक लेकर के आए, हो सकता है उसको, क्योंकि उसकी मैंने काफी चीजें पढ़ी उस किताब में, बहुत इंस्पिरेशन है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद मैं भी नहीं जानती थी। कुछ उसके बारे में बताइए, क्योंकि सब लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में। वो एक ऐसी किताब है जो मेरे व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। मैं क्या सोचता हूँ, मेरे थॉट्स क्या हैं, मैं किस आइडियोलॉजी को बिलोंग करता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरा पूरा खानदान मार्क्सवादी है। मेरे चाचा, मेरे पिताजी, मेरे बाकी सारे लोग मार्क्सवादी हैं और घोर मार्क्सवादी हैं मेरे अलावा। तो एक तो मार्क्सवादियों को बहुत नजदीक से देखा मैंने, और उनकी साइकोफेंसी को, उनके दुचित्तेपन को, कहना कुछ और करना कुछ और, घर में महिलाओं के बारे में कुछ और राय होती है उनकी, बाहर महिला उसके बारे में वुमेन्स फ्रीडम की बात करते हैं। तो ये सब देख के ना मुझे, अच्छा बचपन से घर में माहौल बहुत ऐसा था, तो मेरी थोड़ी विरक्ति सी हुई मार्क्सवाद से, क्योंकि होना तो कायदे से मुझे भी मार्क्सवादी था। तो मैंने उसकी चीजों को पढ़ना शुरू किया, और मुझे लगता है कि मैंने ग्रेजुएशन के समय दास कैपिटल पढ़ा। तो पूरे मार्क्सिज्म में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसमें एनवायरनमेंट तो है ही नहीं। पूरी मार्क्सिस्ट थ्योरी लंदन में तब आई थी जब वहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, बट मार्क्स से ये मिस हो गया कि उसने एनवायरनमेंट की चर्चा ही नहीं की पूरे मार्क्सवाद। तो कुछ चीजें मुझे मिलती गई, और मेरी जो किताब है वो मार्क्सवाद के अर्धसत्य से ज्यादा मार्क्सवादियों का पूर्ण सत्य है। तो इस लिहाज से मैं खोजता रहा। फिर मैं जब इंडियन स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू किया, और खास तौर पे जब मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा और कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स की ओर बढ़ा, तो मैंने बहुत सारे चीजों को, जैसे मैंने रामचरितमानस नहीं पढ़ा था, रामायण नहीं पढ़ा था, महाभारत नहीं पढ़ा था, अपने बहुत सारे जिनको हम मिथक या माइथोलॉजिकल बुक्स कहते हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता हूं, उसको नहीं पढ़ा था, तो मैंने उनको पढ़ा। तो उनमें जो सिद्धांत है
अब जैसे हमारे यहाँ लोक को अंग्रेजी में फोक कहते हैं, जी। है ना, हम सब लोग फोक ही बोलते हैं उसको, बट फोक है नहीं। हमारा जो लोक है वो जर्मन का फोक नहीं है। हमारा लोक पूरा समाज है जिसमें पूरी जिंदगी जीवंत होती है। उनका लोक, उनका जो फोक है वो कुछ लोगों का समूह है। तो क्या हुआ, मार्क्सवाद के प्रभाव में जो हमारे विद्वान लोग आए, उन्होंने कभी किसी चीज को व्याख्यायित करने के लिए जर्मनी के विद्वानों का सहारा लेना शुरू किया। कभी कालिदास को ब्रेख्त बोलने लगे, क्या कालिदास भारत के शेक्सपियर कहलाने लगे, जबकि दोनों में कहीं कोई सिमिलैरिटी है नहीं। ये सब चीजें देख के ना मन में कोफ्त होते गया, तो मैं इसको नोट करना शुरू किया। तो नोट करते करते बहुत दिनों तक नोट करता रहा, तो फिर मुझे लगा कि अब इसकी एक किताब बना देनी चाहिए। तो किताब बना दी, उसकी किताब बना दी, तो वो अपनी तरह का अपने जॉनर में इकलौती किताब बन गई। लोगों को लगा कि इसने एक ऑल्टरनेट नैरेटिव दिया है, एक वैकल्पिक विमर्श का मैंने एक जमीन तैयार की। अपनी प्रशंसा करते हुए बहुत अश्लील लगता है, लेकिन अब क्या, आपने सवाल करना पड़ेगा। तो उसमें ना एक ऑल्टरनेट व्यूज हैं। अभी तक जितने, अब क्या है कि हमारे विश्वविद्यालयों में अगर आप देखें, अगर आपने इंग्लिश में थीसिस जमा नहीं की है तो आपको पीएचडी अवार्ड होने में सालों लगते हैं। शंकर शरण जी एक प्रोफेसर हैं एनसीईआरटी में दिल्ली में, उनको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के तब पीएचडी जेएनयू ने अवार्ड किया, क्योंकि उन्होंने अपनी थीसिस हिंदी में लिखी थी। ये स्वतंत्र भारत की कहानी थी। अब हम जैसे धर्म निरपेक्षता कहते हैं, तो वो धर्म निरपेक्षता सेकुलरिज्म नहीं है ना। ये हम धर्मांतरण कहते हैं, तो वो कन्वर्जन नहीं, वो मतांतरण है। तो ये सारी चीजें शब्दों का और भारतीय संस्कृति में जो हमारी परंपराएं रही है, वो अब देखिए, कल परसों से कोरोना का कितना शोर मच गया। फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ, कोरोना का शोर शुरू हुआ। फीफा तक कोई कोरोना नहीं। तो ये जो ग्लोबल लेवल पर एक विमर्श चलता है ना, जो उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करता है, और वो इतना स्ट्रांगली चलता है, मुझे लगता है कि वो आपके कल्चर को प्रभावित करता है, वो आपके लिटरेचर को प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं। और जो लोग इस तरह से संगठित होकर प्रयास करते हैं, उनकी अपनी एक कल्चरल पॉलिसी है। एक जमाने में याद होगा आप लोगों को कि सोवियत रूस की किताबें कितने सस्ते में भारत में बिका करती थी। रादुगा प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन, और ये मतलब किसी ने प्रेमचंद की गोदान घर में हो ना हो, मैक्सिम गोर्की की माँ जरूर होती। 80s में था ये उनका ये एक क्या कहते हैं, सांस्कृतिक औपनिवेशवाद है। ये आप कल्चरल कॉलोनिज्म जिसको कहते हैं वो है। तो ये सब देखते देखते और क्या होता है कि जब आप एक चीज में घुसती हैं तो आपका दिमाग भी सिर्फ उधर ही चलने लगता है। तो फिर 7-8 साल बाद मैं किताब लिखने में बहुत स्लो हूं मैम, थोड़ा मतलब 2-3 साल लगते हैं, 2-3 साल लगते हैं। मतलब कुछ मित्रों का दबाव होता है तो जल्दी आ जाती है, लेकिन फिर भी 1.5 साल से कम में नहीं आ पाती है। तो 8 साल लगे इसको मार्क्सवाद का अर्ध सत्य लिखने में। आ गई किताब, लोगों को पसंद आ गई, 3-4 संस्करण छप गए। उसका अंग्रेजी अनुवाद अभी वर्ल्ड बुक फेयर में रिलीज होने जा रहा है। ये छोटी सी कहानी। बहुत अच्छी आपने बताई सारी बातें, और आपने ये जिक्र भी किया है कि मार्क्सवाद जो है वो हमारे हिंदी साहित्य को अफीम लगा के चाट गया, ये भी आपने बोला है वहाँ पर। तो हमारे हिंदी साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ा इन चीजों का? नहीं, मैं तो हिंदी साहित्य को देखता हूँ ना, और कभी पंजाबी साहित्य को बहुत थोड़ा सा देखा है मैंने अभी। पार्टीशन हिंदी साहित्य में कहाँ है और क्यों नहीं है? पंजाबी में क्यों है? क्या पार्टीशन सिर्फ पंजाब के लोगों ने झेला था, या हिंदी के राइटर्स की सेंसिबिलिटीज पार्टीशन की सेंसिबिलिटीज को पकड़ने में नाकाम रही, या कौन सा अफीम जिसको आप कह रहे हैं कि चाट के सोए हुए थे? ये मुझे लगता है कि एक यशपाल का झूठा सच, भीष्म साहनी का तमस, इतना बड़ा हिंदी साहित्य की आप कल्पना करते हैं और आप कहते हैं कि सारी भाषाओं में सबसे ज्यादा हिंदी में लिखा जाता है,
लेकिन जब आप सेंसिबिलिटीज की बात आती है तो आपको वही, मैं ये नहीं कहता हूं कि खेत खलियान मजदूर दीवार तोड़ते लोग इनकी सेंसिबिलिटीज नहीं होती, उनको भी लिखिए, लेकिन समकालीन समाज में जो घट रहा है, जिसको आप मार्क्सवादी सबसे ज्यादा बात किस बात की करते हैं, भोगा हुआ यथार्थ, और भारतीय संस्कृति किस बात की करती है, अनुभूत सत्य। इसमें दोनों में फर्क है। तो जो भोगा हुआ यथार्थ लिखने वाले लोग थे उन्होंने पार्टीशन पे नहीं लिखा। तो इन चीजों को देख के जब आप आकलन करेंगी तब आपको एहसास होगा कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद ने रचनात्मकता को, मैं तो कुछ और आइडियोलॉजी में जाता ही नहीं, मेरा कहना है कि क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाया। वो किसी भी, अभी मैं कल एक बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से 1956 में एक किताब छपी थी 1956 में, उसमें उर्दू के बारे में बात हो रही थी और उसमें जो साहब थे, उनका नाम भूल गया, उन्होंने लिखा कि उर्दू साहित्य में ऐसी कविताएं लिखी गई एक दौर में जो सिर्फ नारेबाजी तो हो सकती है, कविता नहीं हो सकती। उसमें उन्होंने उदाहरण दिया, वो आएगा झंडा लहराएगा, जय हिंद के नारे बोलेगा, मजदूरों को एकत्र करेगा और फिर फैक्ट्री पर धावा बोलेगा, अपने अधिकारों को लेकर रहेगा। तो इस तरह की कविताओं में वो कविता का सौंदर्य समाप्त होता चला गया। मेरे पिताजी के मित्र थे गोपाल सिंह नेपाली, जब 62 में हमला हुआ, चीन ने भारत पर हमला किया, तो उन्होंने कविता लिखी, इन चीनी लुटेरों को हिमालय से निकालो, भारत के जवानों, भारत के जवानों। वो अब तक बच्चों को याद है। या दिनकर की जो कविताएं होती थी वो अब तक, अभी के कवियों की कविताएं किसी को याद ही नहीं होती, क्योंकि वो कविता कम लेख ज्यादा होते हैं। ये मार्क्सवाद की देन है। दिनकर जी की भी जो कविताएं ऐसे दिमाग पे असर छोड़ती हैं, उनकी कोई भी कविता आप उठा करके देखिए, बहुत ही अच्छी उनकी चीजें की। अब अच्छा, आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे भारतीय साहित्य है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, अभी के युग का जो हम देख रहे हैं, जो आपकी पुस्तकें आई हैं 11, क्योंकि अगर स्वर्ण कमल आपको मिला है तो जरूर उसके पीछे आपका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, बहुत मेहनत, बहुत सारी चीजें। तो आप जब कोई भी पुस्तक लिखते हैं, कोई भी किताब लिखते हैं, तो उसके जो चरित्र होते हैं उनके अंदर आप जाकर झांक के देखते हैं, या आप जो संकलन होते हैं दूसरी लेखकों के, उनको पढ़ करके कुछ आप सोचने की कोशिश करते हैं, या आप अपने हिसाब से, आप अपनी जो आपकी सोच है किसी भी चीज के प्रति, तो उससे सोच करके आप प्रभावित होकर के लिखते हैं? क्या लेखन के समय आपके मन में क्या होता है? एक तो मैम, बड़ा योगदान में से बड़ा को डिलीट कर दीजिए। मैं चूंकि नॉन फिक्शन राइटर हूं, इसलिए जो मेरे लेखों में आता है वो जीते जागते पात्र होते हैं, नाम के साथ उपस्थित होते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पर लिखना है तो नरेंद्र मोदी के नाम के साथ होगा, जैसे दिनकर पे लिखना है तो दिनकर के नाम के साथ होगा, जैसे अमीश पे लिखना है तो अमीश अपने नाम के साथ मौजूद होगा और अपने पात्रों के साथ मौजूद होगा। इसलिए मुझे नॉन फिक्शन राइटर होने के नाते ये सहूलियत प्राप्त है कि मुझे कहीं कुछ चुनना नहीं पड़ता। चुनने का काम वो लोग करते हैं, परखने का काम हम कर लेते हैं। तो ये, और एक नॉन फिक्शन राइटर्स को या जो क्रिटिक होते हैं उनको ये सहूलियत एक चीज यहाँ जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बोला परखने का काम आप करते हैं, जब आप परखते हैं तो आलोचक के रूप में परखते हैं या लेखक के रूप में, किस तरह? नहीं, मैं आलोचक के रूप में यूं परखता हूं कि पहले अगर मैं किसी व्यक्ति को या किसी कृति को या किसी किताब को परखने का प्रयास करता हूं तो मैं पहले उसकी परंपरा को देखता हूं। अब जैसे अमीश ने किताब लिखी, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अमीश की वायुपुत्र, हाँ, जो भी ट्रायोलॉजी, शिवा ट्रायोलॉजी जो उनकी आई थी, तो मैंने अमीश की किताब पढ़ी। किताब पे लिखने के पहले मैंने शिव पुराण पढ़ा, क्योंकि हमारी परंपरा में पहले से वो चीज मौजूद है। मैम, लोग कहते हैं ना कि बड़ा मौलिक लिखा है, मेरा मानना है कि मौलिक कुछ नहीं होता इस संसार में। मौलिक कुछ नहीं, ओरिजिनल कुछ नहीं, सब कहा जा चुका है। अपने अपने विचार से, अपने अपने आधार पर आप फिर बाद में अपने तरीके से उसको कहते हैं तो वो मौलिक मान लिया जाता है। तो खासतौर पर लिटरेचर में तो मैं किसी को परखने के पहले उस परंपरा को परखता हूं, या परखता नहीं हूं, उसको जानने का प्रयास करता हूं कि पहले क्या क्या लिखा गया और इन्होंने क्या बदलाव किए। जैसे किसी किताब में अगर शंकर भगवान के बारे में बात की गई है
तो शिव शंकर पार्वती की क्या अवधारणा हमारे ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथों में पहले रही है, उसको देखने का प्रयास करता हूं मैं, खोजने का प्रयास करता हूं। गीता प्रेस से सारी किताबें मिल जाती हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं अब तो वहां से जब देखिए और उसके बाद इसको सामने रख के परखिए कि इसने कितनी मेहनत की है, कितना उनका है, कितना इनका है, और कितना उनमें इन्होंने अपना ईंट गारा मिला के एक नई मूर्ति तैयार कर दी। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और जब आप ये बात कह रहे हैं तो एक प्रश्न मेरे मन में आया है यहाँ पर कि जैसे आपने बोला कि मौलिक कुछ नहीं होता, सब लिया हुआ होता है या जो घट चुका है वो चीज होती है उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो लेखक हैं, आप क्योंकि लेखक से ज्यादा आपने किताबें पढ़ी हैं, आप मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि आप पढ़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। आपने दूसरों की किताबें पढ़ी हैं, सब वो पढ़ी हैं और उसके बाद आपने अपनी लिखी है जो भी है। तो जो लेखक होता है उसके मन में अगर वो कुछ अपना नवीन लिखना चाहता है तो सृजनता जो शब्द कहते हैं हम हिंदी में, वो कितने प्रतिशत आप आज के लोगों में देखते हैं? बहुत, कितने सृजनशील हैं लोग? बहुत सृजनशील है। और आज की मतलब मैं तो देखता हूं कि युवा पीढ़ी में नया करने की जो ललक है और जो मार्क्सवाद से मुक्ति की छटपटाहट है, क्योंकि अब उन्होंने, आप जो लोग यहाँ हिंदी पढ़ते होंगे उन्होंने सबने देखा होगा कि एक पंक्ति जरूर रहती थी, ये कहानी नई जमीन तोड़ रही है। और कितने सालों से वो जमीन टूट रही होगी, अगर वो बंजर भी होगी तब भी तालाब बन गई होगी, क्योंकि इतने लोगों ने उस जमीन को तोड़ा होगा। तो आज के जो नए हमारे सहयोगी रचनाकार हैं, जो युवा रचनाकार हैं, वो बहुत अलग तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हिंदी में साइंस फिक्शन क्यों नहीं लिखा जाता? क्यों हम मजदूरों, गरीबों और इसी में फंस के रह जाते हैं? अच्छी बात है, उनकी समस्याओं को उठाइए अपनी रचनाओं में, लेकिन एक ही दायरे में फंस के क्यों हिंदी लेखन रह गया? मेरा प्रश्न बार बार ये होता है कि हम क्यों नहीं उस तरह साइंस फिक्शन में जाते हैं, हम क्यों नहीं खेल से जुड़ा हुआ कोई उपन्यास लिखते हैं? अब हिंदी फिल्मों में करण जौहर कहता है कि दो ही तीन फॉर्मूले चलते हैं, खोया पाया और माँ बिछुड़ गई, बेटा मिल गया। और लेकिन उसके पहले अगर सचिन भौमिक साहब को देखिएगा तो सचिन भौमिक साहब ने भी यही कहा है। राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई, राज कपूर को उन्होंने 4 घंटे कहानी सुनाई और राज कपूर साहब ने उनको कहा, सचिन भौमिक इकलौते ऐसे लेखक हैं जिनकी 16-17 एक के बाद एक फिल्में हिट हुई हैं। तो राज कपूर जी को जब उन्होंने 4 घंटे उनकी कुटिया में आरके स्टूडियो में, जहां उनकी बैठक चला करती थी कपूर साहब की, वहां कहानी सुनाई, सुनने के बाद राज कपूर साहब ने उनसे कहा कि देखो इंडिया में एक ही कहानी चलती है, राम था, सीता थी, रावण आ गया। तो जिस भी रूप में ले लें, किसी भी फिल्म को देख लीजिए, ये राज कपूर ऑन रिकॉर्ड है कि यही कहानी सारी फिल्मों में, एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलेन। अब इसको जैसे कहना है वैसे करना। करण उससे थोड़ा आगे चला गया, उसने कहा अब यहाँ खोया पाया भी एक ऐड हो गया। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आपको परंपरा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप फिल्मों पर कोई लिख के किताब आ रही तो उसकी कैसे आप उसका आकलन कैसे करेंगे, या जिसको आप आलोचना करेंगे वो आलोचना कैसे होगी जब तक आपको परंपरा का ये नहीं होगा। क्योंकि आलोचना सिर्फ किसी भी चीज की निंदा करना नहीं होता है, आलोचना करने के बाद उसका जो एक ब्यूटी निकल के आती है किसी भी चीज की, वो बहुत जबरदस्त होती है। कभी भी देखिएगा कोई भी आलोचक इतनी सुंदर चीज निकालता है, शायद हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते या हम नहीं पढ़ पाते हैं उसको। आलोचक की जब चीजों को पढ़ते हैं तो हमें उसकी खूबसूरती का एहसास होता है कि कितनी खूबसूरत है ये चीज। बिल्कुल। बट आज के दौर में आप देखिए लोग इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, हिंदी भी पूरी हिंदी नहीं रह गई है, इंग्लिश भी पूरी हिंदी नहीं रह गई है, तो वो इंग्लिश भी पूरी इंग्लिश नहीं रह गई है, तो इंग्लिश भाषा में भी काफी लेखक लिख रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरा ये मानना है कि आज ही थोड़ी लिख रहे हैं। प्रेमचंद की कहानियों में भी देखिएगा तो उन्होंने अंग्रेजी के शब्दों का और अंग्रेजी रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया, तो लिखने दीजिए। तो हो सकता है वो अपभ्रंश रहा हो, नहीं, लिखने दीजिए ना। मेरा ये मानना है कि पहले रचना तो आने दीजिए, भाषा तो बाद में शुद्ध हो जाएगी, लेकिन कुछ जिसको तथाकथित ओरिजिनल कहा जाता है, जिसको मौलिक कहा जाता है, उसको आने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। और जहां तक इंग्लिश का सवाल है तो एक टीवी चैनल ने इंग्लिश में चलाने का शुरुआत करके देख लिया, हाथ जला लिए, बंद हो गया,
सारे कार्यक्रम, तो इसलिए भाषा अपने हिसाब से चलेगी। मेरा ये मानना है कि भाषा गंगा की तरह है, वो जब गोमुख से निकलती है तो बहुत शुद्ध होती है, और जब बंगाल की खाड़ी में जाती है तो बहुत कचरा उसमें रहता है, लेकिन वो कचरा समंदर में मिल जाता है और गंगा अविरल वैसे ही बहती रहती है। इसलिए भाषा को लेकर हमें बहुत दुराग्रह भी नहीं करना चाहिए। भाषा को लेकर सत्याग्रह करिए कि अगर सत्य का आग्रह होना चाहिए कि अगर हिंदी के शब्द हैं या पंजाबी अगर हम बोल रहे हैं तो पंजाबी के शब्द अगर उपलब्ध हैं तो हम अननेसेसरी अंग्रेजी के शब्द या दूसरे भाषा के शब्द न उठाएं। और अंग्रेजी से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर भारतीय भाषाओं के शब्द उपलब्ध हैं तो पहले भारतीय भाषाओं के एक साथ होने के नाते आपका हक उस पे है। जैसे बस स्टैंड हिंदी में कोई शब्द नहीं है, लेकिन मराठी में स्थानक बहुत अच्छा शब्द है, तो हिंदी वालों को बड़ा दिल दिखाते हुए मराठी के स्थानक को अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लेना चाहिए, और फिर पंजाबी वाले से या उर्दू वाले से या किसी हिमाचली से बात करना चाहिए कि इस स्थानक को आपके भाषा में क्या कहा जाता है। तो जब तक भारतीय भाषाओं का एक शब्दकोश तैयार नहीं होगा तब तक भाषाओं में यही इंग्लिश और अंग्रेजी और इस तरह से ये सब मिलावट चलती रहेगी। लेकिन विश्वास रखिए भारतीय भाषाएं गंगा हैं, वो जब समंदर में मिलेंगी एकदम समृद्ध रहेगी। और एक चीज और, गंगा के पानी को आप 50 साल भी रख लीजिए उसमें कीड़े नहीं पड़ते। बिल्कुल सही, वही साहित्य होता है, सही बोला जी। और आजकल जैसे जो लेखक लिखते हैं उनके अंदर एक डर भी होता है, जो भी प्रकाशन वाले लोग होते हैं या प्रकाशन से उनकी अपनी कनेक्शंस होते हैं, प्लस उनका अपने एक वर्ग होता है जो उनको पढ़ता है, तो वो बिगाड़ना नहीं चाहते उनसे। जैसे आप नॉन फिक्शन लिखते हैं तो कई बार आप जो व्यक्ति है प्रेजेंट है उसके बारे में आपने लिखा होता है, तो क्या उसमें आपको ये डर रहता है कि आप कुछ बिगड़ सकता है या ऐसा हो सकता है कि वो कोई दुश्मनी मान ले उन चीजों के बारे में, ऐसा कुछ कभी महसूस हुआ आपको? बढ़ती उम्र के साथ ऐसा महसूस होने लगा, पहले नहीं होता था। पत्रकार तो निर्भीक होते हैं, आप कहते हैं तो पत्रकार भी है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, पहले मैं इस बात पर बहुत, मैं एकदम दिल से बोलता हूँ मैम, जो सच्चाई है उसको बोलने में मुझे, मैं बहुत अच्छी बातें, या मैं इसको चाहता तो कह सकता था कि नहीं कोई डर नहीं लगता, हम निर्भीकता से करते हैं काम, लेकिन नहीं। क्या होता है कि पहले मेरी सोच ये होती थी कि प्रेमचंद ने एक जगह कहा है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे, तो पहले मेरा उद्देश्य, मैं यही लाइन लेके चलता था, और लोग ये भी कहते थे मुझे कि तुम शराब नहीं पीते हो लेकिन इतना तीखा कैसे लिखते हो। चित्रा मुदगल जी और बड़ी अच्छी बात उनके बारे में उनके एक फ्रेंड उन्होंने बोली कि आप सेल्समैन ज्यादा लगते हैं, आपकी किताब में आप सेल्समैन ज्यादा हो, आप लेखक कम हो। तो आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमित जी तो ऐसे भी सेल्समैन बेहतर हैं। वो तो है, इस अमित एज में जी भी कलाकार से ज्यादा बड़े सेल्समैन हैं, मार्केटिंग के उनके हर, वो अमित जी को आप देखिएगा वो हमेशा एक्टिंग करते रहते हैं जी। वो सहज आपसे बात ही नहीं करेंगे, और सहज जब मिलेंगे तो वो दूसरे अमित जी होंगे। कौन से ज्यादा बेहतर? वो जो दिखते हैं वही रहने दीजिए। तो ये जो आप बात प्रश्न पूछ रही हैं अमिताभ बच्चन के उदाहरण को देते हुए, जो एक लेखक की बात थी, हाँ, इसलिए जी, कि लेखक को, मेरा मानना है कि लेखक को बढ़िया सेल्समैन होना चाहिए। मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे दिल्ली से आ रहा था तो मैंने देखा एयरपोर्ट पे मेरी किताब अमेठी संग्राम एकदम नीचे कोने में रखी थी, ठीक है, हो गए 1.5-2 साल, एक कॉपी कहीं से पड़ी होगी, मैंने उसको चुपके से निकाला, पलटते आया, बेस्ट सेलर वाले रैक के ऊपर रख दिया है ना। इधर उधर देखा भी कि कहीं वो कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन अपनी किताब को लेके हमें प्रकाशक से ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत है, क्योंकि किताब तो मेरी है। ये जो फिर अगेन मार्क्सवादियों ने एक भ्रम फैलाया ना कि बाजार और बाजारवाद बहुत बुरी चीज है, मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भैया आपने किताब लिखी, आप ये भी शोर मचाते हो कि प्रकाशक आपका शोषण करता है, आपको रॉयल्टी नहीं देता, और आप कहते हो बाजार में किताब नहीं बेचेंगे, तो ये दोनों कंट्राडिक्शन कैसे चलेगी? किताब बिकेगी तभी तो रॉयल्टी मिलेगी, और आप कहते हो कि नहीं बाजार बहुत बुरी चीज है, बाजारवाद बहुत बुरा है,
तो किताब नहीं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब कई लोग आपको फेसबुक पर हमारे समुदाय के, साहित्य समुदाय के लोग मिलेंगे जो अपना कवर डालने पर कहते हैं कि ये तो आत्ममुग्ध है, ये तो अपने किताब का प्रचार कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अमेठी संग्राम पर जितना ट्विटर और फेसबुक ने प्रचारित करने में मुझे मदद की, उतना किसी ने नहीं की। तो किताब बेचने के लिए इंग्लिश वर्जन भी आ गया। जी जी, उसका मराठी, उड़िया और कन्नड़, ये तीनों भी अभी आ जाएगा अगले साल। तो वो जितना प्रकाशक प्रयास करता है ना, लेखक को उससे एक कदम आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। जब तक हम खुद नहीं बताएंगे कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपके मन के भाव जो हैं वो आप ज्यादा जान पाते हैं। नहीं, उससे हमारा भी तो लाभ है ना, हमें भी तो 15% उसकी रॉयल्टी मिलेगी, ये भी तो सोचो। चलो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो आर्थिक एंगल से भी अगर इसको देखूं तो अगर वो 300 रुपए की किताब है तो 45 रुपए तो मेरे भी आ रहे हैं उसमें से। जी, तो आजकल तो लेखक बहुत रिच है, पहले जैसी बात नहीं रही। नहीं, लेखक हमेशा से रिच रहे, चाहे वो प्रतिष्ठा के तौर पर रिच रहे या पैसे के तौर पर रिच रहे। बीच में थोड़ा जो बाजार से दुश्मनी की ना लोगों ने, जो नेहरू जी के निधन के बाद और मार्क्सवाद का जो रोमांटिसिज्म, मैं कहता हूँ मार्क्सवादियों को इंदिरा गांधी ने लिटरेचर, कल्चर, आर्ट को आउटसोर्स कर दिया। तो वो आपने एक उदाहरण भी दिया है। जी मैंने दिया। तो ये जो आउटसोर्स वाला पीरियड है ना, वो थोड़ा हमारे आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के लिए गड़बड़ पीरियड है। अदरवाइज तो आप देखो ना, आप अपने हमारे ग्रंथों में जाओ, दशरथ के मंत्री का नाम किसी को याद है? कौन था? नहीं। वशिष्ठ का नाम सबको याद है ना? विश्वामित्र का नाम सबको याद होगा। कौन थे वो? गुरु थे, लेखक थे, और उनका मंत्री सुमंत था। सुमंत का नाम कितनी बार आया है? तो मिनिस्टर्स हमारे यहाँ पहले भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितने राइटर्स इंपॉर्टेंट। क्या बात बोली आपने, बहुत ही अच्छा ना। तो अगर आप इन चीजों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारी जो परंपरा है, अब ये परंपरा शब्द को ऐसा बना दिया मार्क्सवादियों ने कि जैसे अरे ये तो बहुत परंपरावादी है, ऐसा लगता है कि हम तो कोई रूढ़िवादी हो गए, हम एक ही लकीर के फकीर बन गए। जबकि आप नाट्य शास्त्र में देखें भारत के, या जो हमारा रस सिद्धांत है, तो नृत्य की जो परंपरा होती है उसमें परम अपरम, परम अपरम, वो स्टेप्स जब आगे बढ़ते हैं तो उसको परम अपरम करके उसको परंपरा कहते हैं। तो आगे बढ़ने की क्रिया परंपरा है, और उसको हमने ऐसे परिभाषित कर दिया कि परंपरा मतलब यार ये तो बहुत परंपरावादी है, मतलब लकीर का फकीर। तो इस तरह के शब्दों से हमारे यहाँ जो दिक्कतें हुई और जो ये हुआ, तो मैं थोड़ा विषयांतर चला गया, आदत है मेरी, मैं कर जाता हूँ, लेकिन क्षमा करिएगा। लेकिन इसमें नई चीजें पता है। लेकिन क्या होता है कि लेखक को हमेशा बाजार के साथ रहना चाहिए, उससे साहित्य का भी भला होगा। कई हद तक आप बाजारवाद से आप विरोध कर सकते हैं उसका, कि बाजार लेखक को जब डिक्टेट करने लगता है तब प्रॉब्लम होनी चाहिए और तब उसका विरोध होना चाहिए। जैसे अब वो कहे कि मांग पर आप लिखो हमारे लिए, कि हमें ऐसी कहानी लिख के दो, तब आप विरोध कर सकते हो। लेकिन एक हद तक अगर बाजार वैसा चाह रहा है, तो अब ओटीटी में क्या हो रहा है, या फिल्में किस तरह की लिखी जा रही है। अगर हर दौर को देखिए, 1930 से लेके 1950 तक राम कथा पर इतनी फिल्में बनी, मतलब वो अदीब साहब एक थे, दुर्गा खोटे थी, इन लोगों ने इतनी फिल्में की हैं कि उसको मैं भक्ति काल कहता हूँ। उसके बाद पीरियड बदल गया, उसके बाद उनका जब मोह भंग का पीरियड आया तो अमिताभ बच्चन साहब चल गए। अमिताभ बच्चन का जब पराभव शुरू हुआ तो आमिर खान कयामत से कयामत और पापा कहते हैं शुरू हो गए, रोमांटिसिज्म चला, फिर यशराज जी का चला। तो ये सारी चीजें देखिएगा, ये सब बाजार ही तय करता है। तो बाजार से दोस्ती करनी चाहिए, और लेखकों को इस बात का की कुशलता या हुनर होनी चाहिए उनके पास कि बाजार को कैसे अपने हक में इस्तेमाल कर लें। वो काट दिखाएं आपको। हम तो इतने खो जाते हैं कन्वर्सेशन में। जी, तो जब कोई लेखक फिल्मों के लिए कहानी लिखता है तो उसकी कहानी, लिखी हुई कहानी पे फिल्में बनती है, या कहानी वो उनको कहा जाता है कि आप कुछ पिक्चर बनाना चाहते हैं ऐसी, इसके ऊपर कोई कहानी लिख दीजिए। आमतौर पर मैम ये होता है ना कि पहले नरेशन होता है, कोई राइटर एक कहानी लिख लेता है, वो उसको डायरेक्टर को सुनाता है, या ये अभी की बात बता रहा हूँ जब पढ़ने लिखने वाले डायरेक्टर नहीं है, है ना, कुछ हैं बाकी लोग नहीं हैं पढ़ने लिखने वाले,
लेकिन अगर आप विमलदा के जमाने में जाइए, अगर आप सत्यजीत रे के जमाने में जाइए, या अगर आप ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में देखिए, तो वो लोग किताबों को चुनते थे, पढ़ते थे। और जैसे मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है, देखा तो रजनीगंधा बना लिया। तो वो लोग चुनते थे और उसके बाद किसी स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ते थे कि तुम स्क्रिप्ट लिखो इस पर, फिर नरेशन होता था, फिर चुनाव होता था और उसके बाद फिल्में। तो कभी ऐसा होता था कि जो लिखी गई है मूल कहानी उसकी हत्या ही हो जाती हो? अरे प्रेमचंद रोए, ये तो सबके साथ है, ये तो होता है। लेकिन इसमें ना लेखक को मीडियम का फर्क समझना होगा। सिनेमा एक ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है ना। इवन टीवी भी अलग है बॉलीवुड जी। से देखा जाए तो आप जब लिखते हुए कर रही हैं, वो तो सीन सोचता है, आप सीन नहीं सोचते हो, आप तो लिखते जाते हो। उनको तो ये, आप कई बार कई उपन्यासों में आपको जंप मिलेगा कि अचानक कहानी चल रही थी, अगले दिन सुबह की कहानी हो गई, या रात की कहानी होते होते अचानक दिन का प्रसंग आ गया। लेकिन जब वो फिल्म को शूट करेगा सीक्वेंस में, तो उसको तो सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ेगा ना, जंप नहीं कर सकता फिल्मकार। वो दृश्यों की समानता उसको बनानी पड़ेगी। तो वो सीन सोचता है और आप नहीं सोचते। तो इसमें फर्क होता है। शतरंज के खिलाड़ी में भी बहुत बदलाव किए सत्यजीत राय ने, है ना। अभी रिसेंटली अभी उसकी चेतन भगत की किताब पर, किसी पर क्या कोई चेतन भगत की किताब थी, राजू हिरानी ने एक फिल्म बनाई थी, उसको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। चेतन ने कहा मेरी कहानी बदल दी, और 3 इडियट्स तो वो मेरी कहानी बदल दी। तो कहानी नहीं बदलते, वो कहने का तरीका बदलते, उनको कनेक्ट होना पड़ता है। उनको उनके लिए सीन इंपॉर्टेंट है। और उनकी सबसे एक और मजबूरी होती है, जिसका हम लेखकों को ज्ञान नहीं होता, कि जो बड़ा हीरो साइन करते हैं डायरेक्टर्स, वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम सीन में अवेलेबल हो, क्योंकि एक तो पेमेंट बहुत ज्यादा होती है और लोग उसी को देखने आते हैं। अगर आपकी फिल्म में शाहरुख है तो आप शाहरुख खान को देखोगे ना, आपको लगेगा कि शाहरुख और दीपिका हर सीन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता वो न्यू थिएटर्स वाली फिल्मों में कि बना दी 15-20 मिनट तक नदी बह रही है और उसमें एक नाव चले जा रहा है, हीरो दिख ही नहीं रहा है, ओ मांझी रे अपना कुछ इस टाइप गाना बज रहा है। तो वो एक अलग फिल्म बनती थी। लेकिन अब के जमाने में अगर कोई 100 करोड़ किसी आर्टिस्ट को दे रहा है, तो वो चाहता है कि हर सीन में वो मौजूद रहे और उसकी मौजूदगी के लिए वो सीन क्रिएट तो करे। पूरी तरह से पैसा वसूल होना चाहिए एक तरह से। फिल्म पैसा लगाने और मुनाफा कमाने का कारोबार है। फिल्मों से कोई ये मुगालता न पाले कि वो समाज सुधारने का या बच्चों को बड़ा करने का माध्यम है। सॉरी, वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाने का व्यवसाय है। किसी अब आज राष्ट्रवाद चल रहा है, आज भारतीयता चल रही है, सारी फिल्में इसी तरह बन रही है। देख लीजिए 70 के दशक में कम्युनिज्म और ये सब चल रहा था, सारी फिल्में वैसे ही बन रही थी। दुखी पीड़ित स्मिता पाटिल की कुछ फिल्में देख लीजिए, वो क्या समाज को दिखा रहे थे? नहीं, उनको जनता की मूड का पता था। वो जनता की मूड को भागते हुए किस तरह से उनको हॉल में लाना है, इसका उपक्रम कर रहे थे। सही बोला आपने। तो जो आप, क्योंकि आप हमारे हिंदुस्तान मैम अमेठी संग्राम पे भी कुछ पूछे? वही पूछना चाह रहे थे, क्योंकि वो बुक ऐसी है जो इतनी सारी भाषाओं में आ रही है, तो जरूर उसके अंदर कुछ ऐसा है जो अभी मैंने वो बुक पढ़ी नहीं है एक्चुअली, अभी हम पढ़ेंगे उसको। मैं तो इसीलिए शुरू में कह दिया कि आप लास्ट मिनट होते ना, हीरो की एंट्री लास्ट मिनट होती है। तो चलिए हम अमेठी संग्राम के बारे में बात करते हैं। आपने जब ये किताब लिखी तो इसके लिए आपने क्या सोचा, क्या सोच करके आपने ये चुना कि आप इसके ऊपर एक बुक लिखें? आपको ये किसी ने कहा या आपने खुद सोचा? नहीं, किसी ने नहीं कहा मुझे, और ऐसा कोई है भी नहीं जो मुझसे कह के किताब लिखवा सके। ये गर्वोक्ति लग सकती है, लेकिन ये मेरा अपने ऊपर विश्वास है। ये भ्रम है कि मैंने स्मृति ईरानी को खुश करने के लिए वो किताब लिखी, लेकिन यहाँ नहीं हो, लेकिन मोटे तौर पे, क्योंकि कवर पे उनकी तस्वीर है। लेकिन मैं तब राजनीति पर लिखना छोड़ चुका था, 10 साल हो गए थे और बहुत दूर था राजनीति से। लेकिन जिस दिन चुनाव चल रहे थे, उस दिन मैं सुबह से राहुल गांधी को ट्रैक कर रहा,
कि राहुल गांधी क्या करने वाले हैं आज। पहला राउंड हारे, मतलब पहले राउंड में पीछे गए 4000 वोटों से। मुझे लगा ये क्या हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ। 2-3 सोर्स चेक किया मैंने, फिर मैं इलेक्शन कमीशन की साइट खोल के बैठ गया। इलेक्शन कमीशन की साइट पे राहुल गांधी चक्र दर चक्र, मतलब हर राउंड में हारते, मतलब पीछे चले गए स्मृति ईरानी से। और शाम होते होते पूरा परिणाम की घोषणा के पहले करीब 5:10 पर राहुल गांधी ने अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर ली। तब तक पूरे वोटों की गिनती नहीं हुई थी, उनको लग गया कि वो हार जाए। तो फिर मेरा राजनीति का जो पुराना प्यार था वो जगा, और मुझे लगा कि कौन 138 साल की पार्टी है कांग्रेस, और राहुल गांधी पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जो पद पर रहते हुए चुनाव हार गए। इट्स ए बिग, मतलब ये बहुत बड़ी घटना थी इंडियन पॉलिटिक्स की। स्मृति ईरानी की जीत का एनालिसिस तो, चूंकि मोदी के नेतृत्व में 303 सीटें दूसरी बार में जीत गई थी, इसलिए वो जीत दब गई। नहीं तो राहुल गांधी की हार वॉज ए हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। वो कोई कांग्रेस का अध्यक्ष आज तक नहीं हारा अपने पद पर रहते हुए, और राहुल गांधी हारे। तो फिर मुझे लगा कि अनंत सही समय है, लकुटी उठाओ और अमेठी चलो। फिर मैं अमेठी चला गया चुपचाप, किसी से नहीं मिला, लोगों से बातचीत की, चला आया। क्योंकि मैं जिससे पूछता था वही कहता था वो तो गांधी परिवार का गण है। काफी चित्रण किया है अमेठी के बारे में, जी, किस तरह का हाल है वहाँ का, बहुत सारी चीजें बताई हैं आपने। वो फर्स्ट हैंड अकाउंट है, वो अमेठी के लोगों ने बताया है मुझे, इसलिए मैंने उसी जिजीविसा को समर्पित भी किया किताब, कि जिन्होंने ये ऐतिहासिक घटना राजनीति में घटाई। तो जिससे पूछो वही कहता था कि अमेठी ये तो गांधी परिवार का गढ़ है। मैं वहां जाऊं तो मुझे कुछ और दिखे, और दिल्ली के सारे एक्सपर्ट से बात करूं और पत्रकारों से बात करूं तो सब कहे कि ये तो अमेठी तो उनका गढ़ है, और वहां से तो वो जीतेंगे, मतलब जीतना चाहिए था उनको, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं जब 5 बार अमेठी गया और इतना सामग्री हो गई मेरे पास कि मुझे लगा कि अब इस पे किताब लिखनी चाहिए। और इस किताब को मैंने स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों के पर्सपेक्टिव से लिखा है। स्मृति ईरानी से समय मांगा, मुझे 10 मिनट का समय मिला, 12-13 मिनट हमारी बात हुई, कुछ मेरे प्रश्न थे वो पूछ लिए। राहुल गांधी जी के यहाँ मैं लगातार 1.5 साल तक समय मांगता रहा, मुझे समय नहीं मिला। वो हो सकता है वो हार की वजह से थोड़े डिस्टर्ब रहे होंगे, या उनको लग रहा होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किताब लिख रहा हूँ, समथिंग, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने उनके 12 तुगलक रोड पे भी नोट कराया जो उनका आवास है, उनके जो करीबी लोग हैं उनसे भी बहुत अनुरोध किया कि मुझे 5 मिनट का समय दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उस किताब में राहुल गांधी का वर्जन, फर्स्ट हैंड वर्जन आता तो वो किताब ज्यादा ऑथेंटिक होती। हालांकि राहुल गांधी के पत्र हैं, उनके संवाद हैं, उनके करीबियों की बातचीत है, उनके इलेक्शन एजेंट की बातचीत है, पर जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसकी बात अगर किताब में आ जाए तो आपकी प्रामाणिकता ज्यादा होती है। तो इसलिए वो किताब टोटली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पे लिखी गई है, उसमें डेस्क का कोई काम नहीं है। हाँ, थोड़ा मजा भी आएगा उसमें कि कैसे स्मृति ईरानी को जब 8 दिन आइसक्रीम नहीं मिलते थे तो वो चिल्लाते हुए उतरती थी, कैसी जगह लाके बंद कर दिया, मुझे आइसक्रीम नहीं खाने को मिल रहे हैं, क्या दाल चावल खिला रहे हो रोज सवेरे, या रात 1 बजे तक चुनाव सभा करके आती थी और 8 बजे मीटिंग होती थी तो उनका सहयोगी जब उठा देता था तो वो चिल्लाती थी कि मैं सोने भी नहीं देता कोई, और इस तरह की चीजें भी उसमें। और उसमें राहुल गांधी की तरफ की भी दिलचस्प चीजें मिलेंगी कि राहुल गांधी के जो बहुत करीबी थे उन्होंने कहा कि यह राहुल गांधी को ना जीत का मार्जिन थोड़ा कम कर देना, नहीं तो अगर वो 1.5-2 लाख वोट से जीत जाएंगे तो हमारी जो वक़्त है वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो इनके हार का जीत का मार्जिन थोड़ा कम करना। और वो ऊपर से ऐसा चला कि जीत का मार्जिन कम का होते होते 40,000 से हार गए। हर कोई एक दूसरे से कह रहा था इनके जीत का मार्जिन थोड़ा कम कर दो, तो कार्यकर्ताओं ने उनके जीत का इतना मार्जिन कम कर दिया कि वो 40,000 से हार। तो बहुत दिलचस्प किताब है और मुझे बहुत पसंद है।
जी। चलिए चलते चलते आपसे फिल्मों के बारे में ही एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बहुत अच्छे फिल्म आलोचक हैं। आपने बहुत सारी फिल्म की जो क्रिटिक्स किए हैं देखे, आप क्योंकि फिल्म जरूर देखते होंगे जब भी आप कर पाते होंगे, तो आपके हिसाब से एक ऐसी फिल्म जिसको सबको देखना चाहिए, बहुत अच्छी हो, आपने जैसे पहले ही बोला कि इसका प्रभाव नहीं समझना चाहिए कभी, सीन से आपको लगेगा कि अरे वाह क्या क्या आज आप बड़ी आप कोई फिल्म बनाएंगे क्या? नहीं, मैं नहीं, आपकी नहीं। बातों से लग वो रहा है। आजकल ना कंटेंट की बहुत बात होती है, फिल्म की कोई बात ही नहीं करता। कंटेंट बड़ा अच्छा था, मानो फिल्म ना हुआ कंटेंट हो गया। अरे कंटेंट ही पढ़ना है तो किताब पढ़ लो यार। फिल्म को तो हम इन टोटलिटी, म्यूजिक, उसके दृश्य, उसके सूट्स, उसके कैमरा। अब अभी मैं विमल राय जी का वही विमलदा का एक पढ़ रहा था, उन्होंने बताया वो एक फिल्म की शूटिंग में गए और ट्रॉली पे शूट हो रहा था। ही वॉज ए वेरी फाइन कैमरा पर्सन ऑल्सो, विमल रॉय। तो वो उन्होंने कहा कि ट्रॉली की हाइट कितनी है, तो उसने कहा 12 फीट है। बोला इसको 6 फीट कर दो और थोड़ा पीछे 2 फीट पीछे कर दो, उसके बाद शॉट्स फ्लो ओके हो जाएगा। जो पूरी यूनिट 2 दिन से परेशान थी कि जो शॉट्स हमें चाहिए वो नहीं मिल रहे, वो सिर्फ हाइट कम कर देने से मिल रही। तो ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है कि आप एक अच्छी हीरोइन को एक अच्छे हीरो के साथ एक अच्छे लोकेशन पे ले जाके, अरे अच्छी लोकेशन पे अच्छा शूट कर दिया तो इसमें आपका क्या योगदान? आप तो उनकी तरह वी शांताराम की तरह बैलगाड़ी के सामने वाले हिस्से में कैमरा लटकाओ और उसको जिमी जिम की तरह घुमा के अगर शूट करके शॉट्स ले सकते हो तो आप फिल्मकार हो। वैसे 2 फिल्में मेरे दिल के बहुत करीब है, दहेज और बंदिनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा आपने बताया सब लोगों को। आप किसी के मन में सवाल तो जरूर आए होंगे इतना सब सुनने के बाद में, तो जरूरी नहीं है मैं ही सारे प्रश्न पूछूं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं? पहले तो आनंदा, वाकई मैं इसको कहूँ कि ये सत्संग था तो ये कम नहीं था। जो दिल से बात निकलती है और दिल तक चले जाए, जिसमें किसी सेतु की आवश्यकता ना हो, मुझे लगता है कि ये उस लेवल की आज ये हमारी गोष्ठी थी। जो बात आपने आरंभ से की कि आप ऊब जाते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है वो आपका अपना परिप्रेक्ष्य था, मेरा अपना परिप्रेक्ष्य हो सकता है कि आपके अंदर बहुत से इंसान छुपे होते हैं, आपके अंदर बहुत से कलाकार छुपे होते हैं, आपके अंदर बहुत सी आपकी परछाइयाँ छुपी होती हैं जो शायद वक्त दर वक्त वो खुलती हैं और आपका उनके साथ परिचय होता है। और आप कभी पॉलिटिक्स में उसमें काम करते थे, राजनीति सियासत में करते थे, फिर आपने फिल्मों में, हो सकता है जो जाते जाते ही उन्होंने बात कह दी, वो शायद वो मेरा प्रश्न ना, वो हमारी सबकी एक उपेक्षा या एक आकांक्षा थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है आपके अंदर वो छिपा हुआ निर्माता भी हो और निर्देशक भी हो, जो आपके किसी उपन्यास के किसी चरित्र को वो ऐसे पर्दे पे लाके खड़ा कर दे और वो बात आपका माध्यम वो चरित्र बन के वो पर्दे पे वो करे। तो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि आपका अभी तक हो सकता है उसके साथ परिचय ना हुआ हो, और आने वाले दिनों में जैसे समृति ईरानी के साथ बिना मिले भी आप उसकी पूरी जिंदगी को देख सकते थे, राहुल से आपकी नहीं मुलाकात हुई तो भी आप जान सकते थे। हो सकता है आज इस ऑडियंस में से हम सब उस अनंत को देख रहे हो जो आने वाले दिनों में वहां तक पहुंच के वो बात करे। तो जो बात आपने कश्मीर के ऊपर की, मैं उसमें सिर्फ अपनी एक दिल की बात आपको कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक जो लेखक है वो हसास, उसको एहसास कि उसमें कुव्वत, मुझे लगता है कि आम इंसान की निस्बतन उसमें ज्यादा रहती है। तो आपके इर्द गिर्द जो भी घट रहा होता है वो आपके अंदर, आपकी खून में, आपके दिल में, आपकी सबके वो साथ आपकी आंखों में वो घट रहा होता है। तो जिस दिन ये आर्टिकल 370 भारत सरकार ने तोड़ा, तो मुझे तोड़ने से तो शायद इतना दुख नहीं हुआ, जिस तरह से तोड़ा उस पे जरूर मैं लॉ से निकल के आया, मैंने कानून पढ़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसी नौकरी भी क्रिएट की जा सकती है कि आप उसके ऊपर चर्चा ना करें और एक ऑटोक्रेटिक बन के आप कोई भी काम कर दें। तो ये आने वाले नस्लों के लिए, आने वाले भारतवर्ष के जो आने वाला भारतवर्ष है, उसके लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं।
तो 2 मैंने ऐसे कोई लाइनें लिख के वो फेसबुक के ऊपर डाल दी, वो एक छोटी सी 8 लाइनों की नज़म थी। तो जैसे आपने वो कहा कि आपको डर तो नहीं लगता, तो उम्र के साथ शायद वो डर मेरे ऊपर भी आया, और 1-1.5 घंटे में मुझे एजेंसी का कॉल आता है इंटेलिजेंस का कि आप उसको डिलीट कीजिए। मैं अड़ता हूँ कि नहीं करूँगा, तो वो कहते हैं कि कर दीजिए, आपकी फैमिली भी है, आपके बच्चे भी हैं, ये हमको मालूम है। अब 1-1.5 घंटे में ऐसा क्या है कि वो मैं तो मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मैं तो एक मिट्टी के जी प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। आज बहुत कुछ आपसे सुनने का और नए शब्द भी, मैंने तो 8 पेज लिख लिए आपके, ऐसे लग रहा है कि एक नोट्स लेकर मैं भी अभी इस दृष्टि से थोड़ी शुरुआत कर पाऊंगी। एक चीज आपने लिखी है, बोली है कि लेखक को बाजार के साथ चलना चाहिए, मांग के अनुसार लिखना चाहिए, और साथ में उदाहरण भी दे दिया कि OTT पर जो परोसा जा रहा है। लेकिन एक लेखक या एक पेरेंट की चिंता आप समझ लीजिए कि क्या एक लेखक, आलोचक, पत्रकार का दायित्व नहीं कि हम समाज का ध्यान उधर लेके जाएं कि OTT पर हमारे जो नौनिहाल है वो क्या देख रहे हैं, और क्या इस दृष्टि को बदलने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि OTT इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये चीजें हमारी जरूरत है, भौतिकतावाद की भी, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, और आपकी कलम में वो ताकत है, क्योंकि आपने तो बाध्य कर दिया कि अब आपकी सभी रचनाओं को पढ़ने के लिए, कि क्या ये आवाज उठाई जा सकती है कि हम सोच बदल दें, हम कुछ समय के लिए उस तरह की चीजें लिखनी शुरू कर दें कि हमारा युवा वर्ग उन चीजों से प्रभावित होकर उसे देखने लग जाए। एक ये मेरा सवाल था। और दूसरा, जैसे आपने अमेठी संग्राम जैसी रचना लिखी है, और मैंने तो अभी नहीं पढ़ी, अगर कभी भविष्य में, वैसे संभावना नहीं है, कि वही पार्टी जिसके लिए आपने लिखा है और वो सत्तारूढ़ हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको वो लगता नहीं है कि उस समय कुछ प्रभावित किया जा सकता है इतने निर्भीक लेखक को और चिंतक को? बहुत धन्यवाद। आपने आपका पहला प्रश्न पर मैं आता हूँ। मैंने अगर हो सकता है मेरे से बोलने में चूक हो गई, लेकिन मांग पर लिखने का मैंने विरोध किया। मैं ये कह रहा था कि मांग पर लिखना बाजारवाद है, तो उसके हिसाब से राइटर्स को नहीं लिखना चाहिए। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स अब मांग के आधार पर ही लिखवा रहे हैं, क्योंकि उनका कारोबार हिट्स पे आधारित है। और मैं दूसरे की तो नहीं जानता, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप मेरी किताब OTT पर आ रही है, जिसमें मैंने पूरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया है कि किस तरह से अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस तरह न्यूडिटी को दिखाया जा रहा है, और किस तरह एक ऐसी हिंसा दिखाई जा रही है जिससे भारतीय समाज अभी तक अपरिचित था, कि हाथ काट के और नस निकालना या पेट फाड़ के इंटेस्टाइन को निकाल के रख देना, ये हमने अभी नहीं देखा था। तो इसका क्या प्रभाव होता है, इसका एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हुए गवर्नमेंट को, मतलब OTT पर हिंदी में कम से कम मैंने 17-18 लेख लिखे, और लोग ऐसा अपार्ट फ्रॉम जो आपने लिखी हो, तो ताकि हमें सर यहाँ तक देखिए, 2 ही, जैसे वो राज कपूर साहब कहते हैं ना, फिल्म का एक ही कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूँ किताब तो 2 ही लिखी गई सर, रामायण और महाभारत, सब उसी में है। आप रामायण से बड़ा, अगर आप इस तरह से सोचिए, रामायण से बड़ा क्राइम थ्रिलर कोई है सर? आप सोचो। पर आपको नहीं लगता उसको तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी की तरफ से बैठ के लिखा? रावण की नहीं, तरफ से लिखते तो अलग रामायण होती। नहीं, वो भी लिखा गया हमारे यहाँ, वो भी अगर आनंद नीलकंठन की और दक्षिण के लेखकों को देखिए तो वो भी लिखा है। लेकिन मैं तो किताबों के लिहाज से कह रहा हूँ अपने, और आप जो रामचरितमानस के दोहे हैं उसको किस तरह से रैप कर रहे हैं लोग, किस तरह से गा रहे हैं वो देखिए। और आप कल्पना कर सकते हैं, या कौन जो बहुत बड़ा एक राइटर है जो क्राइम थ्रिलर लिखता है, यार पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, या हमारे साथी संजीव पालीवाल जी यहाँ आके गए होंगे, वो भी क्राइम थ्रिलर है। तो अब आप बताओ, एक राजघराने में राज तिलक की तैयारी हो रही है, सारे कपड़े लत्ते सिल के आ गए हैं, घर की महिलाएं तैयार है कि कल सुबह राम का राज तिलक होना है,
और रात में ऐसा कुछ षड्यंत्र हुआ कि सुबह वो बेचारे साढ़े का प्रहर लगता है छोड़ के पत्नी के साथ जंगल। एक कल्पना की जा सकती है क्या? आप महाभारत पढ़िए, महाभारत में कम से कम 5000 पात्र हैं और आप हम लोग लिखते हैं तो 1200 शब्द के लेख में जिससे शुरू किया उसी को बाद में कंक्लूड करने में तारतम्यता बिठाने में इतनी दिक्कत होती है और उसमें इतने रिश्ते, इतने राजा, इतने राजाओं के ब्याह, इतनी राजकुमारियां और फिर भी कहीं नहीं हिलता। तो किताब तो सर दो ही है, रामायण और महाभारत, बाकी सब उसी के आधार पर चल रही है। हमारे आज के अतिथि अनंत विजय जी को सम्मानित करें। थोड़ा पीछे जी मैम, अभी नहीं प्रभा खेतान फाउंडेशन और वुमेन एहसास वुमेन अमृतसर की ओर से आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अतिथि वक्ता श्री अनंत विजय जी और उन्नति सिंह जी का विशेष आभार, जिनकी रोचक बातचीत से इस शाम को और भी खुशनुमा बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज स्वर्णा अमृतसर और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के